गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिसको जहां से भी डाउट है यू कैन स्टार्ट विद दैट। मुझे कुछ डिस्कस करना है बट वो मैं एट द एंड ही डिस्कस करूंगा, तो तब तक जितनी आने वाली पब्लिक वो आ जाए, तो तब तक आप अपने इंडिविजुअल डाउट से स्टार्ट कर दो। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। मैंने सबको अनम्यूट करके रखा हुआ है। वन बाय वन स्टार्ट करो या यू रेज द फिंगर, तो मैं वन बाय वन के डाउट्स लेना स्टार्ट करता हूँ। भूमि, यस बोलो, चलो कहाँ से स्टार्ट करना है? सर એવું कोई खास છે तो नहीं, बट हम सिर्फ सुनने आए, पूछने नहीं। हेलो सर। यस हित। सर अक्टूबर 2013 में थर्ड। अक्टूबर 2013 पेज नंबर बता दे एक बार। सर पेज नंबर 10। ओके यस। द EBID is given, the loan is given, interest coverage ratio क्यों? ये तो एकदम सिंपल है, 5 times। એટલે સર 0.5 ખબર નહીં મારો આવે 0.5 ना सर तो मैं मारो आपको पण बता, 0.5 આવે છે। सर 0.5 है। ऐसा है, चेक कर लेते हैं कि शायद करेक्शन हो तो। आंसर खोटो लखो सर। એવું છે। कौन सा का थर्ड था ना? देखो EBID आपको क्या दिया है? EBID है 2 lakhs एंड इंटरेस्ट कितना है? 10% ऑफ 4 lakhs। यस बराबर है, 10% ऑफ 40 lakhs, वो हो जाएगा हमारा 4 lakhs। आंसर कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट कवरेज 2 lakh माइनस 4 lakh पॉइंट। ओके, मैं करेक्शन करवा दूंगा, 0.5 टाइम्स। हाँ तो मैं मार्क कर लेता हूँ। नेक्स्ट, एक और करेक्शन देखा था मैंने, कहाँ किया आई डोंट नो, सोचा भी था कि मैं बता दूंगा। वन मोर करेक्शन इज देयर। सर पेज नंबर सर बोल बोल बोल। पेज नंबर 2 पे सर 11 में आंसर सी नहीं आएगा। पेज नंबर 2 के 11 में। Okay, the which of the following liabilities are taken into consideration in asset test ratio? तो asset test ratio के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा सर? नहीं, आई थिंक अगर आपने जो मेरा वीडियो लेक्चर अगर देखा हो तो उसमें मैंने बताया भी था, इट इज ए कंट्रोवर्शियल आइटम कि जब एसेट्स की बात करते हैं तो हम उसमें से माइनस करते हैं सिर्फ स्टॉक, बट एक्चुअली स्टॉक एंड प्रीपेड नहीं आता वहां पे। प्रीपेड अगर दिया हो ना तो नहीं आता। तो सेम वे नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं आता, बट डिपेंड्स, वहां पे एक एजम्पशन का नोट आता है कि अगर इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस तो हम एक्सक्लूड करते हैं, अदरवाइज नॉट। यानी ये पर्टिकुलर जब एक रेफर ऐसा कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सक्लूड करना चाहिए, दूसरा उसको ना कहता है, तो यस ऑफिशियली बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में नहीं आता, बट आपके पेपर में बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड ही नहीं होगा। ओके ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। मैंने एक करेक्शन अभी देखा था, कहाँ गया? नंबर 12 पर पेज नंबर 12। ओके 10 हाँ, उसके मेड के अंदर आना चाहिए
40,000, यस 40,000 हाँ हाँ। पेज नंबर 12, पेज 12 क्वेश्चन 10, उसके अंदर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो अमाउंट होना चाहिए 40,000। यस करेक्ट है। सर पेज नंबर 15 पर 14 નો આન્સર નહીં આવતો મારો પેજ ન 15 હા એનું એમાં કયું 14 14 okay. The sales worth is given 37,50,000, opening total assets is given, closing total asset is given, and miscellaneous expenditure is given, तो उसको माइनस करना है। आपने fictitious assets, it's not a part of the total current assets, यानी आपका एवरेज एसेट्स क्या होना चाहिए, एवरेज एसेट इस तरह से होगा, 67,87,500 plus 75,000 minus 7,50,000 अब चेक करो तो આપણે જાતે કરીએ કાઢો યોર into 100 કરવાનો સર ચાર હોય પેલો કાઢ રકમ કાઢ हाँ पे परसेंटेज में दिया इसलिए हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, बट अदरवाइज कभी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो કેટલા બોલ છે उसमें नहीं होता। ચાર એટલે દેખ 4 પ્લસ 67 મે પ્લસ નતો કર્યું એ વાળું એટલે સર 3 પ્લસ 5 એટલે કેટલા છે 4 ओपनिंग एवरेज करना है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। હવે એમાં આપણે હા હા એ નતો કર્યું એટલે अच्छा એમાં m બરાબર 4 એટલે આપણે m બરાબર કેટલા છે એક કેટલા છે m બરાબર શું m બરાબર ભાઈ, ओके चलो नेक्स्ट। अरे किसी को कोई डाउट है क्या? अरे वाह, पेज नंबर 14, 12। ओके पेज नंबर 14 का 12, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन, जीपी दिया है, आपको ढूंढना क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। चलो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 12 months upon average debtors। तो यहाँ पे आंसर किस में है, मंथ में, यस हाँ Yes. तो 12 इंटू months into average debtors divided by sales, बराबर। अब यहाँ पे पीरियड हमें कितना दिया है, 3 month, 12, what is the amount of debtors given, सॉरी डेटर्स ही हमें ढूंढना है, ठीक है, एंड सेल्स। नहीं। अब देखो हाँ कॉस्ट गुड सोल्ड दिया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू है सेल्स, ये होता है 100, ये बोला है आपको 20, तो ये कितना होगा 80, एंड हमारे पास है कि 80% पे अगर COGS है 8 लाख तो सेल्स 100 पे कितना होगा, सेल्स का अमाउंट आएगा 10 लाख। तो अब D इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 2,50,000। क्लियर,
10 into 3 यानी कि 30 Yes, lakhs sir. and 30 lakhs divided by 12 तो 2,50,000. 50,000. Thank you, sir. हाँ. સર એમસીક્યુ માં સોલ્વ કરવાના વાળા સમ વધારે આવશે કે થિયરી પોર્શન વધારે આવશે? I am not the paper setter right now. तो अल्लाह बे अभिषेक, वो तो जब आएगा तभी हमें पता चलेगा. बट हाँ, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल का वेटेज डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपेयर टू अ थियरी. एक और चीज कि चलो यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं. हाँ, जब डाउट आए वापस फिंगर रेज या तो टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पे चला जाऊंगा. बट मुझे जो डिस्कस करना है वो मैं बता दूं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कोई नया ज्वाइन होने वाला है. कि यूनिट के अंदर तो क्लियर है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भाई रेशियो एनालिसिस के सारे एग्जांपल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे एग्जांपल आराम से पूछ सकते हो. तो चलो वहां पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि वो तो चीज आएगी आएगी आएगी. एंड वेटेज 2 मार्क है, तो हाउ टू सेट अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो 1 मार्क का हो जाएगा. तो इनडायरेक्ट जैसे कि अभी था कलेक्शन पीरियड, बट कलेक्शन पीरियड के अंदर सेल्स मिसिंग हो तो पहले तो सेल्स ढूंढो, उसके बाद कलेक्शन पीरियड ढूंढो. यानी कि वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल की अगर मैं करूं तो वहां पे कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी. यानी कि आपको रेशियो जो चीज पूछा है कि जैसे कि भाई डेटा ढूंढो या एसेट ढूंढो या ईपीएस ढूंढो, बट वो भी चीज डायरेक्टली नहीं मिलेगी. यू टू गेट 2 स्टेप्स. यानी कि पहले तो कोई एक और वर्किंग करो एंड वो वर्किंग में से एक आपको मिसिंग डेटा मिलेगा एंड वो मिसिंग डेटा के ऊपर से आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर लाना है. दैट इज अ वन थिंग. टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर पता है वो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 बर्थडे वाला था, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में था. फिर आपको जहां पे मिसिंग फिगर है, एन्युइटी मिसिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग, पीरियड इज मिसिंग. मेरे हिसाब से मिसिंग के एग्जांपल आने के चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे इट टेक्स अ टाइम, वहां पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में कि भाई पीवी दिया एंड फ्यूचर वैल्यू ढूंढो एंड फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट ढूंढो. तो वो आने के चांसेस मेरे हिसाब से तो बहुत कम है. अब मैं बात करता हूँ यूनिट 2 की. तो सर यूनिट 2 में प्रैक्टिकल आएगा तो क्या आएगा? क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल आने के लिए कुछ खास बात या प्रिपरेशन करने के लिए है नहीं. तो अगर मैं यूनिट 2 की मैं बात करूं, क्योंकि यूनिट 2 के अंदर हमारा एक ही चैप्टर है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. तो अगर वहां पे हमने जो एग्जांपल लर्न किया ना, वर्किंग कैपिटल की बात करी एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको मैं 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं. एक था हमारा पहले जो हमने एग्जांपल लर्न किए थे वो थे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के. दूसरे जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे वो थे क्रेडिट मैनेजमेंट के. इन तीसरा जो ओरिजिनली हम टेम्पलेट में नहीं था बट आपको जो एडिशनल मटेरियल अभी जो इश्यू हुआ है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का, उसमें एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल, वो ईओक्यू बेस, वो कैश मैनेजमेंट का, पता है ना, ऑप्टिमल कैश बैलेंस. ये कोई तो आएगा ही आएगा. चलो, यानी ये तो बाय डिफॉल्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर में होगा होगा एंड होगा. कैश मैनेजमेंट का जो एक फॉर्मूला है वो क्लियर. अरे तो सर वर्किंग कैपिटल के हमने तो जो एग्जांपल डिस्कस किए थे वो तो पूरा सॉल्यूशन एक एक पेज का हुआ करता था. अब वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा, आई डोंट नो कि कैसे आएगा. बट इफ आई एम अ पेपर सेटर, चलो मुझे, क्योंकि मुझे भी अगर पेपर सेट करना है तो मैं किस तरह से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे दूंगा कि भाई मटेरियल पर यूनिट है 10, लेबर पर यूनिट 5, ओवरहेड पर यूनिट है 3, टोटल 18, उसमें प्लस प्रॉफिट 20. आपको बोला है कि एनुअल प्रोडक्शन है हमारा
1,20,000 units, and credit allowed to debtors वो है 2 month। चलो हमें सिर्फ डेटर्स का अमाउंट ढूंढना है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर हमें डेटर्स का अमाउंट ढूंढना है। भूमि कैसे करेंगे सर? पहला क्वेश्चन तो समझ आ दो। तू बुझा से सर, अलग कन्फर्म बुझा से। Annual production 1,20,000, credit period allowed to debtors 2 month, labor overhead ये तो हमारा टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड ये हमारा सेल्स। हाँ डेटा मैंने थोड़ा रफ लिखा है। यस सौम्या? सर सौम्या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द सर आंसर। मैं आंसर बताना चाह रहा था। ठीक है सर। हाँ 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 बता बता बता, कोई बात नहीं। कितना आंसर आया? 3,60,000। 3,60,000। ओके, एक आंसर आया 3,60,000। देवो देवा। हाँ सर हूँ। हाँ बोल। वनंगे सर कोई देव हसे ग्रुप में। बोल बोल देवांशी। मैं नहीं કર્યું સર। तो केम ना કર્યું? मैं करवा માટે આપ્યું છે સર યુનિટ 1 નું પૂછો, 1 નું આવડે છે। ये दाढ़ी सर नहीं। हित हाँ सर एज करूँ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बोलो अभी मैं करूंगा ना तो तुम लोग हंसोगे, यार सर आવું બધું तो તમને આવડે અમને ના આવડે। अगर अगर चैप्टर को रिकॉल करो, चैप्टर को रिकॉल करो तो मैं इस तरह से वर्किंग लिखता था। देखो याद हो तो मैं लिखता था ऐसे डेटर्स, तो यहाँ पे ये 1,20,000 तो एनुअल है, तो अगर उसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो मंथ के अंदर कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स। 10,000। हाँ तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे? मटेरियल। ठीक है 10,000, मैं ओरिजिनल सम की बात कर रहा हूँ, जो आपने खाई उसकी बात कर रहा हूँ, इंटू 10 और मैंने पीरियड कितना बताया 2। फिर लेबर, ठीक है 10,000 इंटू 5 इंटू 2। ओवरहेड 10,000 इंटू 3 इंटू 2 एंड ये टोटल कम्स टू 1 लाख, 2 लाख, यहाँ पे आएगा 2 लाख, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे आएगा 60,000, यानी हो गया 3,60,000। बट ये टोटल अल्टीमेटली हम क्या करते थे? मटेरियल लेबर ओवरहेड का ही वर्किंग करते थे, तो ये टोटल कॉस्ट तो हमारे पास है ही ना। तो 18 इंटू एनुअल प्रोडक्शन कितना है? 1,20,000। ये एनुअल है, हमें मंथ में चाहिए, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। करो कैलसी पे। कैलसी पे आपको क्या करना है? 18 इंटू 1,20,000 टू 2/12। साक्षी सौम्या आपने कैसे किया था? ये आपने अलग अलग किया कि सीधा टोटल?
सर टोटल ही कर दिया था। यानी मैंने ये जो लिखा इतना ही ना? हाँ सर। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ वेरी गुड। दीपा, इसके अंदर मैं एक और करेक्शन करता हूं, एक चेंज चेंज के 30% सेल्स इज कैश सेल्स। पूरा का पूरा क्वेश्चन यही है, मटेरियल लेबर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 30% सेल्स इज अ कैश सेल्स, एक मैंने और लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। into 70%. यस, तो 3,70,000 का 70% तो 70% कितना हो जाएगा? 2,52,000. 2,52,000। पता चला? ओके, चलो भाई, सेम चीज मैं वापस करता हूं। मटेरियल है 5, लेबर है 3, ओवरहेड है 2, टोटल कॉस्ट 10, प्रॉफिट 2, सेलिंग प्राइस 12। क्रेडिट पीरियड available from supplier is 40 days, 20% purchase against cash only, annual production again 12,000 units, and year equal to 360 days। चलो, हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। जिसका भी आंसर आ जाए मैसेज में। एक आंसर आया अब तक।
दो मार्क के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ सर, अभी तो टाइम नहीं, कुछ और ही लग रहा है हमारा। ओनली दीपा, बस एक आंसर। हेत बहु लगी बेटा, દેવાંશીને તો પૂછવાનું જ નહીં। સર પૂછવાનું સ્નેહા પણ યુ છે ધેર? એમ. स्नेहा है कि नहीं? ओके, ओ तीन और तीनों की तीनों अलग। हेता चल रहा है, टाइप कर मैसेज। अगर कोई खबर જ नहीं पड़ी। ये स्नेहा कहाँ गई? स्नेहा, निजामपुरा, चलो चलो चलो, आंसर में क्यों इतना टाइम लग रहा है? सर ऐसा तो कुछ हमारे पेम्पलेट में था ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, ये मुझे बैठे बैठे ही दिमाग में आ गया। पेपर सेटर के दिमाग में भी ये सब ही आता है, खुरापाती थॉट, कि जो चीज पेम्पलेट पे ना हो वही पूछना है। वर्किंग कर रहे हो कि मैं आंसर दे दूं? हाँ जीत आयो, यस। हाँ लवे शांति रख। ना ना, जीत અને હેત બે સોલ્વ કરતા દેખાય છે, बाकी सबके तो पंख एंड छत दिख रही है मुझे। जीत जीत, माइक इश्यू रिजॉल्व कि अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, हो गया। हो गया, बोल अमाउंट बता चल। मैं वो तो कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं अभी ज्वाइन हुआ थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, जितने स्कॉलर आज एब्सेंट है ना, देख लेना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलती से भी आ गया ना तो आएगा ही आएगा। कौतिक सर की जबान तो काली जबान है ही, है ना? हाँ देवांशी कहेवा છે। हाँ આવું બધું ना बोलो सर, एग्जाम ना આગળ ये सब कुछ आ गया, 25 नहीं आएंगे, सिंपल है यार। क्रेडिटर्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? नॉर्मली हम मंथली या तो डेली के अंदर जाते, अगर मंथ है तो डिवाइड बाय 12 करते हैं, वीक है तो डिवाइड बाय 52 करते हैं, तो ईयर है तो डिवाइड बाय कितना होगा? 360। अगर 12,000 यूनिट्स को अगर 360 से डिवाइड करोगे तो एक दिन का प्रोडक्शन आ जाएगा
ओके, हमें तो किसका चाहिए? सप्लाई हम बात करें तो सप्लायर क्या सप्लाई करेंगे? मटेरियल ओनली। तो मटेरियल कॉस्ट कितना है? 5। ये तो एक दिन का आया, हमारे पास ऐसे कितने दिन है? 40 डे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के अंदर ये कैश जो है वो कैश नहीं आता, यानी 20% क्रेडिट है तो 80% क्या होगा? क्रेडिटर्स। चलो, $5,333. 5333 5333 किसी का भी आंसर नहीं था। सबने गलती क्या की थी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को कंसीडर कर लिया था। मैंने बात की है सिर्फ सप्लायर की। ये तो अच्छा है कि मैंने यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड लिखा, बाकी तो मैं लिखूं नहीं, सप्लायर ही लिखूं। तो सप्लायर किसके होंगे? ऑलवेज फॉर अ मटेरियल, या तो सप्लायर ऑफ लेबर, सप्लायर ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, उस तरीके लिखते हैं ना, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर लेबर, क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड। तो अलग थोड़ा सोचना सीखो। यानी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल बस सिंपल, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन वर्क इन प्रोसेस, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिटर्स। हमारे जो कंटेंट के रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, डेटर, कैश, that is total current assets minus creditors for goods, creditors for expenses, creditors for wages, हमें आंसर मिल जाता था नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो इंडिविजुअल जो हम वर्किंग करते थे, इंडिविजुअल हर एक टाइटल के लिए, तो दैट इंडिविजुअल वर्किंग इट इज कंसीडर्ड एज ए वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, यानी कि अगर जो 10-12 मार्क के सम को अगर 2 मार्क में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? पता चला? भूमि, देवांशी, स्नेहा, अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के सर इसको मुझे उसमें से मुझे एमसीक्यू पूछा, हाँ दिस इज द वे ऑफ क्रिएशन ऑफ एमसीक्यू। तो सर आओ टेम्पलेट में, टेम्पलेट में पहले कभी आज तक यूनिट 2 मिड सेम में था ही नहीं, इसलिए आपको उसके एमसीक्यू अवेलेबल नहीं है, सब यूनिट 1 ही दिख रहा है। ओके, दूसरा मैंने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो मैंने टाइटल लिखा था वो था क्रेडिट मैनेजमेंट। बट सर क्रेडिट मैनेजमेंट में आपने जो सम करवाया ना वो 5-5 मार्क वाले थे, वो 2 मार्क का तो वेटेज नहीं था। क्रेडिट मैनेजमेंट में हमने कौन से एग्जांपल डिस्कस किए अगर याद हो तो? एक था क्रेडिट स्टैंडर्ड, दूसरा था क्रेडिट पीरियड, तीसरा था कैश डिस्काउंट, एंड चौथा था कलेक्शन एफर्ट्स। याद आया कुछ? मैं नॉर्मली मैं लेक्चर की सीरीज भी इसी तरह से बनाई थी कि हर एक लेक्चर के अंदर चारों के चारों ये डिसीजन कवर हो जाए। बट आपको सर यहां तरह से वर्किंग, वहां पर ना, वर्किंग का फॉर्मेट एक ही याद रखना, वर्किंग का फॉर्मेट एक ही याद रखना। अगर याद रखना हो आ जाओ, चलो बना लो मेरे साथ नोटबुक में। सर वो टाइप करीन मोकली आपत के लड़ा पर्टिकुलर, मुझे पता है मैं नहीं करने वाला, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तुम लोग लॉ के पेपर के अगले दिन अगर एफएम पढ़ने के लिए आए तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। चलो तो स्टार्ट कहां से करते थे अपने? ऑलवेज स्टार्ट विद द सेल्स, यहाँ पे यूनिट्स इनटू
प्राइस पर यूनिट, उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें भी सेम, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, अगर पर यूनिट इंफॉर्मेशन है तो हमें पहला आंसर मिल जाता था कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन को हम लिखते थे कैपिटल ए। अगेन अब मैं एक ही टेबल के अंदर ये चारों डिसीजन कवर करता हूं, एक ही टेबल के अंदर में ये चारों डिसीजन कवर करने का ट्राई करता हूं। अब देखो क्रेडिट स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब हमें जो भी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर 2 कॉलम है तो 5 मार्क का हो सकता है, तो एक ही कॉलम हो तो वो 2 मार्क के लिए पूछते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए थी सबसे पहले बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स कैसे आएगी, सेल्स इनटू बैड डेब्ट के परसेंटेज, सेल्स इनटू बैड डेब्ट के परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। उसके बाद आता था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉलेज का अगर मैं बैठ देखो ना कॉलेज में, तो क्या करते, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बट डोबा लोगों ने अगर वेरिएबल कॉस्ट लिखा ही है तो भी सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। मल्टीप्लाई में किससे क्या करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। कौन सा परसेंटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा आपको परसेंटेज में दिया होता है, इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनटू पीरियड। हमेशा आपको ये पीरियड में दिया होता है कि भाई अमाउंट ब्लॉक इन अ डेटर्स फॉर 30 डेज 40 डेज, जो भी हमारा कलेक्शन पीरियड होता है, तो उसको हमें पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड पूरे एफएम में इफ नो इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, तो ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, बुलाओ कि ना बुलाओ। तो ये हमें आंसर मिलता था। अगेन अगर सिर्फ एग्जाम हेलो हाँ एग्जाम्पल अगर क्रेडिट स्टैंडर्ड का हो तो ए माइनस बी माइनस सी, अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। यानी यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। कहाँ पे, अगर क्रेडिट स्टैंडर्ड का सम है तो। सेम अगर क्रेडिट पीरियड का भी सम है तो क्रेडिट पीरियड में क्या होता है, अगेन सेम कंट्रीब्यूशन, बैड डेब्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। ए माइनस बी माइनस सी, पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। कैश डिस्काउंट, यस यहाँ पे आ, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, ऑलवेज ऑन अ सेल्स के ऊपर। तो ब्रैकेट में सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ सीडी, यानी कि परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट इनटू, आपको अगर याद हो एग्जाम्पल में बोला गया था कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल अगर रेफर करोगे ना कि 30% कस्टमर गोइंग फॉर अ कैश डिस्काउंट, 50% कस्टमर गोइंग फॉर अ कैश डिस्काउंट, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ द कस्टमर गोइंग फॉर अ कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज लिखोगे प्रपोर्शन लिखो, प्रपोर्शन लिखता हूँ। आप परसेंटेज लिखोगे तो भी जगह प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर्स, प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। तो अगर कैश डिस्काउंट का है तो उसके अंदर ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, अगर पॉजिटिव आया तो आपका प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। देन कलेक्शन एक्सपेंस,
नॉर्मली आपको अमाउंट दिया ही होता है, इसको हमें कभी भी कैलकुलेट नहीं करना होता। उसमें होता क्या है, या तो एक्सपेंस जो दिया होता है वो होता है या डबल हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट ए बी सी डी ई, ओके। ये सम सॉल्व करने के अंदर कई बार हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज हो गए, तो ये टेबल खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे आप और फॉर्मूला लिख लेना, ये मैंने डिस्कस पहले तो किया है, तो भी परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर ये पर यूनिट है तो पर यूनिट से वर्किंग करो, टोटल है तो टोटल से वर्किंग करो, आंसर रिमेन सेम। यानी ये अमाउंट से वर्किंग करोगे तो भी सेम आएगा, एंड पर यूनिट से अगर सॉल्व करोगे तो भी सेम आएगा। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5, ये 5 एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पे पॉसिबल है। 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पॉसिबल है। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, पर यूनिट या तो टोटल, आपको सिर्फ बोला है कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो। आपको सेल्स वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैराग्राफ हमारा वही का वही है, हमारे पास जो आपके पास जो क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन हमें रिफर नहीं करना है, क्वेश्चन वही के है, बट वही क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक अमाउंट, भाई ये ढूंढो। बेड डेप कभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि बेड डेप में तो होता है कि एससीएल इंटू परसेंट हो, कंफर्म। बेड डेप कैलकुलेट करने का नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट, मेरे हिसाब से इसके चांसेस सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के। फिर एक ही कैटेगरी हो, एक ही डिसीजन हो। नॉर्मली 5 मार्क के लिए अगर आपको याद हो तो हम 2 कंपेरेटिव टेबल बनाते थे। 5 मार्क के लिए हम 2 कंपेरेटिव टेबल बनाते थे, एंड इंक्रीज या डिक्रीज अगर होता है तो हम यस या नो में लिखते थे, एंड वो भी तो फेयर सॉल्यूशन हुआ करता था, तब वो 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कौन सा ये फेयर बनाना है, हमें तो जब आप रफ में वर्किंग करो तो एस बी सी एफ उसी हिसाब से करना है, क्योंकि ये वर्किंग के हमें कोई मार्क नहीं मिलने वाला, हमें तो सीधा ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। या कंट्रीब्यूशन, सॉरी, बेड डेप एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों के बारे में, बेड डेप एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के परसेंटेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सीधा हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ये भी हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज, ये भी हो सकता है। एंड ये तो क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में। एंड तीसरा हमारा टॉपिक था कैश मैनेजमेंट, उसमें एक ही क्वेश्चन है, वो एडिशनल मटेरियल। जो एडिशनल मटेरियल के एक क्वेश्चन जो दिया है ना, वो क्वेश्चन कंफर्म आएगा आएगा आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं से कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हुआ। अभिषेक स्क्रीनशॉट ले दो। लिख लिया, क्या लिखना बाकी था? अगर किसी का बाकी हो तो मुझे बताना, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे वाह, एमा तो सर एक्सपर्ट छू। अब
सर ये तो बात हुई प्रैक्टिकल के बारे में। देखो यूनिट 1 के मैं प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे तो आपके पास डगलो ऑप्शन है, रेशियो की एक एक फॉर्मूला, टाइम वैल्यू के एक एक एग्जांपल, तो वहां पे तो है। यानी यूनिट 1 में एमसीक्यू पूछने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। यूनिट 2 में हमें कंफ्यूजन था कि अगर वहां पे एमसीक्यू होगा तो किस तरीके से होगा, वो मैंने आपको बताया। सर अभी थियरी में कुछ हिंट दे दो ना। थियरी के लिए आपको थियरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट आपका जो थियरी का मटेरियल है ना, एक अगर आपको याद हो तो वर्किंग कैपिटल के अंदर एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पॉलिसी होता ना, हेजिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट वाला, याद है? एक मिनट मेरे वो तो सर याद ना हो तो मैं थोड़ी दया खाओ। ओके चलो, हाँ ये रहा, देखो ये सारे जो अप्रोच है, मैं यूनिट 2 की बात करूंगी। यूनिट 1 में तो तुम सब होशियार हो ही, कि यूनिट 1 से स्टार्ट करो। चलो आ जाओ। हाँ अब देखो यूनिट 1 के अंदर अगर देखने जाओ, मैंने की जो पॉइंट्स है उसकी एक समरी बनाई है। डोंट वरी, मैं समरी शेयर करने वाला ग्रुप में। हाँ सर उसके करो तो आज हमारा उद्धार था। हाँ तो थियरी अगर पूरा पूरा पेम्पलेट पढ़ने का टाइम ना मिले, वेरी गुड, अगर टाइम मिलता है एक बार तो थियरी पढ़ना ही है, बट एटलीस्ट ये मटेरियल जो है कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, जो पेम्पलेट में है वही चीज, बट मैंने समराइज फॉर्म दर कि हाँ भाई इतना पढ़ोगे तो एटलीस्ट हमने कुछ थियरी याद हो जाएगी। तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, उसके जो भी हमारे एरियाज है उसमें से 4 ऑप्शन दिए, उसमें से NE2 NE3 करके जो हमारा क्वेश्चन आता है वो। कोर कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट के अंदर हर एक कंसेप्ट एंड वेरी ब्रीफ कि भाई कैश फ्लो मींस व्हाट, कि भाई कंपैरिजन ऑफ कैश इनफ्लो विथ आउटफ्लो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनफ्लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव इन आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। सेम वे रिस्क रिटर्न, टाइम वैल्यू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने सब दो की लाइन के अंदर कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर समझना है तो उसके लिए पूरा पैराग्राफ या पैम्पलेट रीड करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर ऊपर की इंफॉर्मेशन आपको दिया, आपको सिर्फ वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन कैसे करोगे? पीपीटी देख लेना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 4 हमारे मेन कोर कंसेप्ट है। कैश फ्लो, भाई कैश फ्लो के बेस के ऊपर अगर आपको वैल्यूएशन करना हो तो हमका पॉजिटिव कैश फ्लो ज्यादा, यानी इनफ्लो इज ग्रेटर देन द आउटफ्लो, वो फर्म ज्यादा बेटर है। रिस्क रिटर्न की बात करें कि जहां पे रिस्क कम या तो मॉडरेट, वो फर्म की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है? अर्ली इज द बेटर। अब ये तो मैं आपको की लाइन, की वर्ड में बताऊं कि बस एक लाइन। अब इसको अगर क्वेश्चन के अंदर या एक केस स्टडीज के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना हो एंड फिर आपको बोला होगा इसमें से ये कौन सा कोर कंसेप्ट है सर, आओ दूसरा। हाँ बट अगर आपको की, अगर आपको पता होगा तो व्हाट इज द बेस ऑफ द पर्टिकुलर कंसेप्ट और अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर की वर्ड्स अगर आप याद कर लोगे तो आपको मैचिंग करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि भाई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की वजह से जो ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट किए गए ऑप्शंस के बेनिफिट वो हमारा हो जाएगा। सेम वे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, अब कौन कौन से आर्ग्यूमेंट उसके फेवर में, कौन कौन से अगेंस्ट में, क्योंकि हमें एमसीक्यू देना है तो हमें इसका डिटेल डिस्कशन नहीं चाहिए, बट इतना तो पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेटर है तो क्यों है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर है तो क्यों है। तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट दे दी है। फाइनेंस फंक्शन, भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, आपको इस एक तरह पे 4 आपको टाइटल दिए होंगे कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, एंड उसके सामने मैंने जितना बोल्ड करके दिया है ना, शायद वही 4 लाइन दी हो। अब आपको सिर्फ मैच करना है कौन सा फाइनेंशियल है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा डिविडेंड डिसीजन है, एटसेट्रा। देन हाँ ये आपने एमसीक्यू में देखा ही है, बार बार ये एमसीक्यू पूछते हैं, दैट इज ट्रेजरर के फंक्शन कौन से और कंट्रोलर के फंक्शंस कौन से, तो वो मैंने आपको लिस्ट दे दी है। रेट के अंदर सिंपल ये क्वेश्चन आपने बार बार देखा होगा, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस का, कि व्हाट इज अ कॉमन साइज, व्हाट इज अ ट्रेंड एनालिसिस, व्हाट इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो ये 4 जो है ये मीनिंग आपको याद रखने हैं। देन रेशियो के अंदर अगर जाओगे तो ये टेबल, मैंने बोला ना एक टेबल यानी रेशियो का चैप्टर खत्म, कि जो 2 लाइन थे वो रेशियो का नाम, उसका फॉर्मूला एंड उसके कमेंट का बेस, बस इतना पढ़ के जाओगे, मोर देन सफिशिएंट। ओके टाइम वैल्यू के अंदर देखो मैंने आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला कुछ अलग बना के दे ही दिया है, कितना डाया सर तुम्हें, हाँ वो तो मैं हुई। तो देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम,
present value of annuities, future value of sum, future value of annuity, doubling period, effective rate interest, बस 6 फॉर्मूला, इसके अलावा टाइम वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। सेम भी अगर वर्किंग कैपिटल की बात, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हाँ ये जितने भी बोल्ड है ना ध्यान से पढ़ना, वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस कब, नेट कब, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये इसके ऊपर भी एमसीक्यू आने के चांसेस मैक्सिमम। कौन सा, एक तो ग्रॉस वर्किंग का मीनिंग यानी कि ग्रॉस वर्किंग इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट, दैट इज अ वन एमसीक्यू। दूसरा एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा क्वालिटेटिव है। तीसरा एक गोइंग कन को फॉलो करता है, एक हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो कीज जो एरिया है, जितने भी की वर्ड्स है, की लाइंस है, वो मैंने अलग कर दी है। अगेन ये चीज मेरे हिसाब से आने के चांसेस मैक्सिमम, पॉजिटिव नेगेटिव, भाई कौन सा ग्रेटर कौन सा बढ़ेगा, तो नेट वर्किंग कैपिटल, इफ करंट एसेट इज इंक्रीज तो नेट वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीज, इफ द करंट एसेट डिक्रीज तो करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। वो इंक्रीज डिक्रीज वाला टेबल जो अगर आपको याद हो तो आपने 12th में लर्न किया था कैश फ्लो के चैप्टर के अंदर, हाँ ये वही वाला है। देन परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ये अभी मैंने सिर्फ कंटेंट्स अलग किए हैं, उसको मैंने फॉर्मेटिंग अभी नहीं किया है, तो इसलिए आपको इस तरह से देख रहा है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन ऑल दिस। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल दिस। देन मेरा जो हॉट फेवरेट टॉपिक है वो ये है, कहाँ गया ये, सर कई खबर नहीं पड़ती, हेजिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव अप्रोच, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा आएगा आएगा। तो व्हाट इज हेजिंग, व्हाट इज कंजर्वेटिव, व्हाट इज एग्रेसिव, इसलिए मैंने उसको की लाइन को मैंने अलग से आपको ऑलरेडी समराइज करके यहाँ पे दे दिया है। देवांशी आपिस एम्बेडेड आपिस, डोंट वरी, ये मैं शेयर करने ही वाला हूँ क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ एग्रेसिव अप्रोच। सेम ये करंट एसेट्स का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये दो वर्ड के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, ये है कि करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एंड ऊपर हमने जो डिस्कस किया था ना ये था करंट एसेट्स का फाइनेंशियल उसका जो पॉलिसी। तो वो दो वर्ड के अंदर फ्यूज मत होना, एक तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है एंड दूसरा फाइनेंस यानी कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाएगा। ये दो तीनों के अंदर वर्ड तो सेम ही है, हेजिंग, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, नीचे भी वही है कंजर्वेटिव, एग्रेसिव एंड मॉडरेट। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मेरे लिए ये हॉट फेवरेट, ये पैराग्राफ को तो चार्ट जाना, मैंने आपको वहां पे भी बताया था जब ऑपरेटिंग साइकिल का मैंने आपको बताया था, व्हाट इज अकाउंटिंग पेएबल पीरियड, व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, व्हाट इज द कैश पीरियड, व्हाट इज द इन्वेंट्री पीरियड। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हर एक चीज हाईलाइट करके आपको अलग से दी है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अकाउंटिंग पेएबल पीरियड ये डेट से लेके ये डेट तक, कलेक्शन पीरियड ये डेट से लेके ये डेट तक, तो वो सारी चीज यहाँ पे। एंड ये फॉर्मेट, अब ये फॉर्मेट आपको याद नहीं करना है, बट ये भी 1 2 3 4 आपके पास ऑलरेडी है ही, तो भी मैंने यहाँ पे जानबूझ के दिया है, तो पता चले कि हाँ ये जितने भी नंबर है ये हर एक नंबर एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। कैसे, अभी मैंने आपको जो एक आर्टिफिशियल कुछ इमेजिनरी डेटा से जो क्वेश्चन बना के डिस्कस किए वो। कैश मैनेजमेंट ये हमारे जो मोटिव है, तो अगर एक साइड पे 3 मोटिव और सामने उसका एक्सप्लेनेशन अगर दिया हो तो अगर हमें मैच करना है कि कौन सा ट्रांजेक्टिव, कौन सा प्रिकॉशनरी, कौन सा स्पेक्युलेटिव, वो आपको देख लेना है। क्रेडिट मैनेजमेंट ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन वेरी ब्रीफ में मैंने आपको किया है। एंड अभी वाला जो टेबल, क्योंकि वो अभी बैठे बैठे चालू जूम सेशन में ही मेरे दिमाग में आया कि हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ वो क्रेडिट वेरिएबल्स वाले स्टैंडर्ड क्रेडिट पीरियड, वो मैंने टेबल यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखवा दिया। तो यहाँ पे वो टेबल एक मैंने नहीं दिया है जानबूझ के, क्योंकि अभी मैंने आपको वो दिखवा दिया। एंड एक वो कैश बजट का, सॉरी कैश बजट कहता हूँ, कैश मैनेजमेंट का जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस का जो एक एमसीक्यू है, तो एडिशनल मटेरियल के अंदर एंड के पेज पे दिया है, वो यहाँ पे आपको एक इंक्लूड करना है। पता चला सर साचू को એવું થાય છે ને કે કાલે લો ની જગ્યાએ હું એફએમ વાંચવાનું ચાલુ કરી દઉં, બધું જ બાકી છે, है कि नहीं? हाँ